नीट 2025 नीट के इतिहास का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को देने के बाद बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जो पुरानी टेक्निक को फॉलो कर रहे थे, क्या हम उसी टेक्निक को फॉलो करें या कुछ अलग करें। अगर तुम भी ये महसूस कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो में A to Z सब कुछ बताने वाली हूँ मैं, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें नीट में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है आगे इस साल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, इस खुशी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द मेंटोर ऑफ नीट स्टूडेंट्स। सो कम टू द पॉइंट। नीट 2026 का पेपर इस बार दो टाइप के बच्चे देने वाले हैं, एक तो ड्रॉपर और दूसरा 12th क्लास के बच्चे। तो देखो, दोनों के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो सेम है, और वो है सेल्फ डायग्नोसिस। अब ये क्या चीज़ है? तो सेल्फ डायग्नोसिस से तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा। तो इसके लिए तुम 2025 का नीट का पेपर उठाओ, ठीक है। अगर तुम लोग 12th क्लास में हो तो तुमको पूरा पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास का पोर्शन करो, जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक है, जितने नहीं बन रहे हैं या गलत हुए हैं उनको देखो, कौन सा टॉपिक गलत है, कौन से चैप्टर से गलत है, वो तुम लोग रियलाइज़ करो। एंड जितने भी ड्रॉपर्स हैं, तुम पूरा पेपर सॉल्व करो नीट 2025 का, और देखो कि तुमसे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को तुम देखो एंड नोट डाउन करो कि ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं, ये वही चैप्टर्स हैं जिनकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन होने से रुक रहा है। तो तुम्हें इन चैप्टर्स पर स्पेशल ध्यान देना है। अब आगे की बात करते हैं। इससे पहले हम ड्रॉपर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मेजर क्वांटिटी में होते हैं। देखो, तुम चाहे ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, तुम लोगों के पास अभी सिर्फ 9 महीने बचे हुए हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो तुम इन 9 महीने के अंदर तुम 333 रूल फॉलो करो। अभी 333 रूल क्या है? देखो, अगर तुम लोग ड्रॉपर हो तो तुम लोग पहले 3 महीने में क्लास 11th को करो। क्यों करो? देखो, 11th क्लास जो है वो तुम्हारे बेसिक्स बनाती है। तो तुम्हें अपना पहले 3 महीने अपने 11th को देना है, जिससे तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसके बाद जो तुम्हारी 11th होती है ये अल्टीमेटली हार्ड होती है, जो कि तुम्हारा ज़्यादा टाइम लेती है। तो पहले 3 महीने तुम अपनी 11th को दो। देखो, टोटल 11th में आपके कितने चैप्टर्स हैं? 42। एंड जो तुम्हारी 12th है वो तो फ्रेशली होगी, क्योंकि तुम लोग 12th के एग्ज़ाम दे के निकलोगे, तो 12th का इतना टेंशन नहीं है। बट पहले की 3 महीने 11th को दो, क्योंकि वो थोड़े से पहले पढ़ी थी तुमने, और वो तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। अब देखो, 11th में हम देखें तो टोटली 42 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब मान के चलो कि 2 से 3 दिन में तुम लोगों को अपना एक चैप्टर करना है। फिजिक्स को तुम लोग ज़्यादा टाइम ले सकते हो, बायो में कम कर सकते हो, अपने हिसाब से तुम्हें जैसा करना है तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट 3 महीने तुम लोगों को अपनी 12th को देना है। देखो, 12th को देना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12th में भी तुम टोटल 37 चैप्टर हैं, तो तुम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही तुमको एक चैप्टर करना होगा। तो जो जो सेल्फ डायग्नोसिस के बाद तुम्हारे वीक चैप्टर्स थे उनको तुम्हें बहुत अच्छे से कर लेना है। एंड लास्ट के 3 महीने तुमको छोड़ देना है अपने रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। एंड बैकलॉग, अगर तुमसे कोई बैकलॉग हो जाता है तो तुम उसके लिए टाइम ले सकते हो उस टाइम, ठीक है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो क्लास 12th में हैं और नीट 2026 को अपना एम मानकर चल रहे हैं। तो देखो, तुम लोगों के लिए भी ये रूल सेम है, 333। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग के 3 महीने में तुम लोगों को अपनी 12th करना है, क्योंकि देखो, तुम लोग फ्रेशली 12th में आओगे तो 12th तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी 12th ही होना चाहिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारी 11th का बैकलॉग है, 11th ख़राब हो गई है, तो हम उसके साथ साथ ही 11th कर लें। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, सबसे बड़ी गलती है ये। देखो, तुम्हारी 12th बोर्ड है तो तुम लोगों को उसको भी करना है, इसीलिए पहले के 3 महीने जो हैं वो अपनी 12th को दो। देखो, 12th का काफ़ी अच्छा पोर्शन नीट में आता है और 12th ईजी भी होती है, इसीलिए 11th बिगड़ना था बिगड़ गई, बट 12th को बिल्कुल मत बिगाड़ो। 12th को बहुत अच्छे से करो। सीरियस फैक्ट है ये कि कोचिंग्स में भी क्लास 12th को सीरियसली पढ़ाया जाता है, तो तुमको उसको भी कॉप अप करके चलना है। इसके बाद के जो मंथ हैं उसमें तुम्हें अपने बोर्ड्स की तैयारी करना है। देखो, बोर्ड्स की तैयारी करना है तो 11th के लिए कम टाइम मिलेगा, तो 11th को बहुत अच्छे से कर लेना है।
ठीक है। इसके बाद जो तुम्हें टाइम मिलेगा उसमें तुम्हें अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना है। देखो 12th क्लास की बोर्ड्स को वार्म अप की तरह समझना, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत लेना, 10 से 20 दिन में तुम अपने इंग्लिश, हिंदी और जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको कर लेना, क्योंकि पीसीबी तो तुमने चूज़ किया है तो वो तो मेजॉरिटी तुम्हारा कोचिंग में ही कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत लिखना सीख लेना थ्योरी में और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना तो तुम्हारा ईजिली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद मार्च एंड अप्रैल में तुम्हें अपना पूरा फोकस अपनी नीट की प्रिपरेशन में देना है, ठीक है। इस टाइम पे केवल मॉक टेस्ट और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रिफ़ाइन करना है। बट देखो हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है हम उसके बारे में बात करते हैं। जो इस साल ड्रॉप लेंगे उनको तो पता ही है कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, और जिस लेवल की फ़िज़िक्स नीट 2025 के पेपर में पूछी गई है उसे तुम्हें ये समझना होगा कि सबसे पहले तुमको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। ऐसे फिज़िक्स के पेपर में तुमको ज़रूरत नहीं होती कि तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इस बार के नीट के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको तुमको डायरेक्ट छोड़ना ही था, करना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनको कोई भी नहीं कर पाया। इस बार नीट के पेपर में किसी के भी 720 नहीं आए। टॉपर ने भी यही सोचा कि भाई ये क्वेश्चन तो किसी से भी नहीं बनेंगे तो फिर मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी क्यों करूँ, मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मेरा पेपर नहीं छूटना चाहिए, दैट्स द टॉप प्रायोरिटी। मतलब कि जो इजी क्वेश्चन है ना वो नहीं छूटना चाहिए, जो नहीं बन रहे उनको ठीक है छोड़ दो, बट जो इजी क्वेश्चन है ना वो नहीं छूटना चाहिए तुम्हारे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम टफ क्वेश्चन करते ही रह गए और इजी क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, तो वही तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए पहले ईजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, उसके बाद टफ देखो, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखो आजकल के टाइम पर फिज़िक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, तो तुम लोगों को जेईई मेन लेवल के फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अब फॉर्मूले रट के और फिर क्वेश्चंस करने का वो टाइम नहीं बचा है। अब तुमको एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही तुम कोई क्वेश्चन कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करो उसको घर पे सॉल्व कर रहे हो तो ये देखो कि मैं आंसर नहीं देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, और अगर बहुत ही हार मान गए हो कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है तो फिर आंसर देख सकते हो, बट अपना ट्राई करो यार। तो मतलब उस क्वेश्चन को कम से कम तुम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दो, बट सॉल्व करो। जब खुद से सॉल्व करोगे ना तो अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ यार मैंने भले टाइम लिया पर खुद से किया तो, और तुम्हें स्ट्रेटजी पता चलेगी कि अच्छा इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और तभी तुम सही से फिज़िक्स को सॉल्व कर पाओगे। और फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना आंसर देखने की, तुम खुद से सॉल्व करोगे यूँ चुटकियों में। पहले टाइम लगेगा बट फिर बात धीरे धीरे आते आते तुम अब खुद से सॉल्व करने लग जाओगे, वो बहुत कम टाइम में। मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना वो देख के फिर सॉल्व करते, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे तुम खुद को ही वो है अंधेरे में रख रहे हो, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा है, तुम खुद ही अंधेरे में हो और खुद ही कर रहे हो। फिर एक टाइम आएगा जब तुमसे मॉक में कुछ भी नहीं बनेगा और तुम बोलोगे कि मैंने तो किया था, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बायोलॉजी पे आते हैं। तो देखो नीट की बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। बायोलॉजी एज सच इज़ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बट तुम्हें इसकी ब्यूटीफुलनेस कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि बायोलॉजी में हमेशा रट्टाफिकेशन ही करवाते हैं। इसके कंसेप्ट को बहुत कम और बहुत कहीं समझाया जाता है, वैसे तो नहीं समझा जाता है। तो बायोलॉजी तुम्हारा रट्टाफिकेशन है, तुमको उसको रटना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। फिज़िकल का जो अप्रोच है ना वो एकदम फिज़िक्स की तरह है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फॉर्मूले आना चाहिए, और उसको कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें ये आना चाहिए, ठीक है। लेक्चर्स करो, नोट्स करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इजीली हो जाएगा। इनऑर्गेनिक इज़ लाइक बायोलॉजी, यहाँ पर भी तुम्हें रट्टाफिकेशन करना है, बट यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तुम्हें डेप्थ में समझाए जाते हैं, तो तुम्हें उन्हें समझना है। सभी जगह रट्टाफिकेशन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएगा, ठीक है। वो तुम्हें भूत लगने लगेगा, तो तुम्हें वो भी नहीं करना है, ठीक है। जहाँ कॉन्सेप्ट्स को समझना है वहाँ समझो, और जहाँ रट्टाफिकेशन करना है वहाँ पर रटो, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पर भी तुम लोगों को रटना है,
बट कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के बाद, एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो कि H2O क्या है, कहाँ लगेगा, ये समझ लो, इसके बाद रटना स्टार्ट करो और फिर रटो। जैसे कि तुम्हारी NCERT की रिएक्शंस हो गई जो नीट में भयंकर पूछी जाती हैं, एक एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक एक रिएक्शन तुम्हारे टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि नीट के लिए कौन कौन सी बुक को फॉलो करें। तो देखो, बायोलॉजी के लिए तो 110% NCERT करना ही है। NCERT में सब कुछ करना है तुम लोगों को। NCERT में तुम लोगों का इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक A to Z लेबल्स, डायग्राम्स के नीचे जो लेबल दिए होते हैं वो सब कुछ, ठीक है। इसके बाद तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो तुम लोग MTG की फिंगरप्रिंट्स ले सकते हो, वो बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उनको तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो देखो इसमें तुम लोग ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान ले सकते हो, एक अच्छी बुक है, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए तुम किसी अच्छे कोचिंग के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें इन दोनों के लिए JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करना ही करना है, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स के लिए बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, पर तुम्हें उसको ईजी बनाना है तो उसके लिए तुम लोग यूज़ कर सकते हो तुम्हारे DC पांडे और HC वर्मा, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, तुम लोग इनको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखो, नीट की प्रिपरेशन के लिए एक रूटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम हमारा टाइम टेबल कैसा रखें, हमारा रूटीन क्या रखें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि देखो, ड्रॉपर्स का और 12th क्लास के बच्चों का दोनों का कोचिंग का टाइम है जो अलग होता है, ठीक है। ड्रॉपर्स जो होते हैं वो सुबह के टाइम कोचिंग जाते हैं और 12th के जो फ्रेशर्स हैं वो शाम के टाइम उनकी कोचिंग लगती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने तुम्हारे दोनों के टाइम टेबल तैयार कर दिए हैं, उनको मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम इनको फॉलो करो, ये मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, बट तुम इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि तुम्हें कब क्या करना है, कब क्या करना है, ठीक है। जैसा तुम लोगों को लगे, जिस टाइम तुम कंफर्टेबल हो उस टाइम वो करो, बट ये तुम्हारे लिए एक डेमो टाइम टेबल है। देखो, जो भी मैंने तुमको बताया है ना, तुम उसे एक ब्लूप्रिंट मान के चलोगे ना, तो आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट ईयर तुम लोग नीट ज़रूर फोड़ोगे, वो भी एक टॉप रैंक के साथ, ओके। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, याद से करना सब्सक्राइब, ओके। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।